हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इसका पहले जो है नामकरण जो किया गया था, इसका पहले नामकरण किया गया था 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला खां, उनके नाम पर किया गया था। लेकिन बाद में जो है फिर इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। उसके पीछे जो मीडिया की खबरों के अनुसार जो रीजन सामने आया कि मौलवी अहमद उल्ला खां जो 1857 की क्रांति के फैजाबाद से नायक रहे थे, वो मूल रूप से दक्षिण भारत के ब्राह्मण व्यक्ति थे और किसी ब्राह्मण व्यक्ति के नाम पर किसी जो है इस्लामिक धार्मिक संस्थान का जो है नामकरण किया जाए, इसका कुछ लोगों ने जो है विरोध किया, इसलिए इसका जो है नामकरण जो है नाम चेंज कर दिया गया। तो अगर जो है पूछा जाए कि इसका नामकरण या जो है पूछा जाए कि पूर्व नाम इसका क्या था, तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। पहले इसका नाम था मस्जिद अहमद उल्लाह शाह, अहमद उल्लाह शाह। मस्जिद अहमद उल्लाह शाह, और अब उसका जो है नाम कर दिया गया है क्या? जी हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो अगर जो है आपसे पूछे या किसी पेपर में अभी सिविल का था तो उसमें पूछा भी था कि उस मस्जिद का नामकरण किस जो है 1857 के किस क्रांतिकारी के नाम पर किया जा रहा है, तो जी हाँ, अहमद उल्लाह शाह खान के नाम पर जो है किया गया था। अगर पूछे कि इसका वास्तुकार कौन है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, इसका वास्तुकार कौन है? शेख इकबाल, ये वहां के रहने वाले हैं पुणे के, और इसका डिजाइनिंग जो मस्जिद बनाई जा रही है इन्हीं के द्वारा जो है किया गया है। बाकी चीजें, इसका निर्माण कार्य जो संगठन के द्वारा कराया जा रहा है, उस संगठन को हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसलिए भी चर्चा में था कुछ समय पहले कि इसका जब जो है इलेक्शन हुआ है तो इसका अध्यक्ष बने हैं कौन? सलमान खान नहीं, सलमान खुर्शीद। और सलमान खुर्शीद किस राजनीतिक दल के नेता हैं? कांग्रेस के। तो इसको भी लेकर के कुछ इस्लाम धर्म के धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इनको जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको जो है आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो है इस मस्जिद का निर्माण जो है 5 एकड़, इसके लिए जो है 5 एकड़ जमीन जो है उपलब्ध कराई गई है। बाकी सबको पता है कि बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया था वो 5 अगस्त वर्ष 2019 के दिन आया। रंजन गोगोई उस समय भारत के चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ के द्वारा जो है इसका डिसीजन दिया गया, रंजन गोगोई के द्वारा दिया गया। और रंजन गोगोई ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जो बाबरी मस्जिद थी उसको माना कि नहीं जो है ये रामलला मंदिर था, और वहां मस्जिद निर्माण के लिए धन्नीपुर गांव का जो है चयन किया गया। 5 एकड़ जमीन वहां पर जो है उपलब्ध की गई, कराई गई। बाकी ये सब चीजें तो आपको बताया भी था। रामलला मंदिर जो बनाया जा रहा है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है? कहां पर हो आप लोग? अयोध्या मंदिर का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? कंपनी तो जो है लार्सन एंड टुब्रो है। अगर जो है जो संगठन इसका निर्माण कर रहा है उसका नाम है राम जन्मभूमि संगठन या ट्रस्ट, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महंत क्या नाम था उनका जो उसके अध्यक्ष हैं? नहीं, महंत गोपाल दास जो है इसके
अध्यक्ष हैं, और जिस कंपनी के द्वारा रामलला मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो, जिसको LNT के द्वारा जो है अमूमन जाना जाता है। बाकी वास्तुकार रामलला मंदिर के जो है कौन, चंद्रकांत सोमपुरा है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है रामलला मंदिर के वास्तुकार हैं। जो मूर्ति बनाई गई है रामलला की, उसके जो है वास्तुकार हैं योगी अरुणराज। और यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर की जो प्रतिमा बनाई जाएगी, कहां पर, यमुना नदी के जो है तट पर, सरयू नदी के तट पर। और इसके वास्तुकार जो है कौन है, राम सुतार। हाँ, जब से मूर्तियों का बनाने का चलन हुआ, राम सुतार का सबसे बढ़िया सुतार था। जल्दी जल्दी जो है इनको नोट करना होगा, कर लेंगे, आगे बढ़ा जाए। बाकी फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया वर्ष 2018 में, सबको पता है। राम मंदिर पर डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश, हाँ, कनाडा पहले जारी करेगा। नालायक, लाओस। क्लास में भी कराया था कि विश्व का पहला देश जिसने राम मंदिर पर डाक टिकट जारी किया, जी हाँ, लाओस है। और राम मंदिर के निर्माण में सबसे पहले जो है अपने देश से मिट्टी भेजने वाला देश थाईलैंड है। अपने देश से इसके निर्माण में मिट्टी भेजने वाला जो है पहला देश थाईलैंड है। बाकी रामलला मंदिर का उद्घाटन समारोह सबको पता है ना, 22 जनवरी 2024। इसका भूमि पूजन जो है किया गया था कब, 5 अगस्त 2020 को ना, 5 अगस्त 2020 को। नालायकों, ये डिसीजन जो है अगस्त में आया था कि नवंबर में आया था, कि 5 नवंबर 2019 को, एक बार चेक कर लेना, जल्दी लिखो। हो गया, नोट कर लिया गया। अगला प्रश्न पढ़े भाई। ट्रेकोमा किससे होने वाला रोग है, कौन से जीवाणु से, ये तो आपने घोषित किया था 2017 ट्रेकोमा सबको पता है। अगर पूछे कि ट्रेकोमा से आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, ट्रेकोमा अमूमन जो है आंख की जो पलक होती है, उसका अंदरी जो है इंटरनल जो हिस्सा होता है वो खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है। उसका सबसे पहला जो है लक्षण होता है, चुभन होने लगती है, और इससे कार्निया प्रभावित होता है। कौन सा अंग पूछे तो फिर आंख, नेत्र, और नहीं तो आंख का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, जो है कार्निया जो है प्रभावित होता है। अगर जो ये पूछे ट्रेकोमा मुक्त भारत को जो है कब घोषित किया गया, तो भारत ने स्वयं को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया 2017, लेकिन WHO ने भारत को इसको एक्सेप्ट किया कब, अक्टूबर 2024 में WHO के द्वारा भारत को ट्रेकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। और भारत के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है नेपाल, दूसरा जिसको कि कभी बर्मा कहा जाता था, इनको भी भारत से पहले ही ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। और WHO के द्वारा विश्व में अब तक 20 देशों को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। जी हाँ,
नेत्र आंख से संबंधित यह रोग है। अगर पूछे कि ट्रेकोमा जो है किससे होता है तो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमोटिन होगा ना, मोटिक। क्लेमेडिया ट्रैकोमोटिक, इससे होने वाला जो है ये रोग है। बाकी बहुत सारी बातें जो है आप लोग जानते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले और भी कोई नेत्र रोग है? कोई नहीं पता है तो इसको फटाफट जो है लिख लो। WHO जिसकी स्थापना हुई थी कब? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, इसी को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। और WHO सबको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड कंट्री का जो दर्जा था उसे खत्म कर दिया है नेस्ले के विवाद की वजह से। और इनके इस समय जो है अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर जी टेड्रोस। और इतना भी आप जाने तो काफी है, इनको आपके प्रधानमंत्री महोदय ने जो है नाम जो दिया वो था तुलसी भाई। अभी कोई पेपर में इसको भी पूछा था, हो सकता है इन्होंने इनका नाम जो है तुलसी भाई दिया है। किसने? प्रधानमंत्री महोदय ने। गलीमत था तुलसीदास नहीं कहे। हाँ, आगे बढ़ा जाए। वैसे भी बैक्टीरिया से होने वाला एक बुखार भी है, कौन सा? हाँ, जिसको हुआ है वो जाने, हम लोग कहाँ जाने, जब होगा तब जानेंगे। नालायकों, इसको याद रखो। साइंस वाले सर पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे, कुछ नहीं तो इतना तो याद कर सकते हैं ना। पंडित जी का न्यू ट्रिक है क्या? टाइफाइड। अब सब याद कर लो। प का मतलब पकौड़ा। नालायक। पोलियो जो है वायरस से होने वाला रोग है। इस दुनिया में जी रहे हो। प्लेग। डी से कौन सा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। त से जो है तपेदिक। तपेदिक को ही जो है कहा जाता है राजयक्ष्मा, या इसी को कहा जाता है टीबी आम बोलचाल की भाषा में। टीबी का मतलब जो है ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, टेलीविजन नहीं। जी का मतलब गोनेरिया। का मतलब काला जीरा। काली खांसी, व्होपिंग कफ। न्यू का मतलब निमोनिया, जो बुढ़े लोगों को होता है। क्या? अच्छा, बच्चों को होता है। ट्री का मतलब टेटनस। तो फिर ट्रेकोमा किसे होता है? अभी बता रहे हैं। क का मतलब अब तो ओके हो गई बात, तो सबके हुए होई। ये कुकुर खांसी कहां से? कुष्ठ। कैसे कुष्ठ? हाँ से हैजा। और टाइफाइड से टाइफाइड। बैक्टीरिया से बस इतने ही मानव रोग होते हैं।
भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है? गोवा। भारत को 2014 में WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया, लेकिन फिर जो है पेशेंट मिले हैं पोलियो के, इसलिए भारत फिर जो है पोलियो अभियान शुरू किया। अभी पिछले संडे को आप लोगों ने देखा 10 बूंद जिंदगी, सॉरी 2 बूंद है ना, हाँ 2 बूंद जिंदगी के लिए। अगला प्रश्न पढ़े भाई, नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी रहे। गवाह संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? गवाह संरक्षण योजना गवाह संरक्षण योजना दरअसल इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2021 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। शुरू में तो 2018 दिखा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक मामला उस समय कब आया था, अरे बड़े आध्यात्मिक गुरु थे आसाराम बापू, उन्हीं के वाले केस में जो है बहुत ऐसे गवाह थे जिनकी हत्या की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में था कि 2021 तो हाँ, उसी को लेकर के जो है बवाल हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि सभी राज्य जो है गवाहों के संरक्षण के लिए जो है एक काउंसिल का निर्माण करें और गवाहों का नाम पता ये सब चीजें जो है गोपनीय रखा जाए। और उसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी जो है ये योजना अपनी शुरू की थी और राज्यों में सबसे पहले जो है शुरू किया है किसने, असम। अभी रिसेंटली 2024 में गवाह संरक्षण योजना असम के द्वारा जो है शुरू किया गया था। असम भारत का वह राज्य है जो कि पूर्वोत्तर भारत के अन्य सभी राज्यों से लगता है और असम का जो है प्राचीन नाम क्या, कामरूप की कामराज, कामरूप असम की राजधानी सबको पता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। और अभी असम इसलिए चर्चा में है, हालांकि हमेशा रहता है असम चर्चा में। असम रिसेंटली जो है बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया है और बीफ पर प्रतिबंध लगाने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। बीफ मतलब समझते हैं ना, गाय का मांस। तो उस पर उसको प्रतिबंधित कर दिया है, जिसको लेकर के वहां पर विरोध हो रहा है, क्योंकि भारत में या भारत से बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर उनका मानना है कि गाय का दूध से ज्यादा जो है फायदेमंद मांस होता है। तो असम के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है, गवाह संरक्षण योजना। अगला प्रश्न जो है पढ़े जल्दी से। 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? एड ड्वाइट। इसको रब कर देना, लिख दिए होंगे ना। हाँ, रोग वगैरह ज्यादा देर तक ना देखने तो रोग होने की संभावना रहती है। ट्रेकोमा को हिंदी में क्या कहते हैं? और कौन सा था? 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? 90 वर्ष की आयु में, अच्छा हाँ, एड ड्वाइट। अंतरिक्ष यात्री। 90 वर्ष की आयु में ये पहुंचे हैं ना। 90 वर्ष की आयु, इनका नाम है एड ड्वाइट।
अगर जो है ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे, तो उस सवाल का भी जवाब होगा कौन? एड ड्वाइट। एड ड्वाइट को पहली बार जो है 1961 में 1961 में ही चयन किया गया था नासा के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए इनको नहीं भेजा गया था क्योंकि ये अश्वेत नागरिक थे और उन दिनों गोरे कालों वाला मामला कुछ ज्यादा ही चलता था। उनके सपना को साकार किया है जिस कंपनी के थ्रू जो है ये भेजे गए थे, उस कंपनी का नाम है, ये स्पेस कंपनी है। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा जो है ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस, ये अमेज़न कंपनी है, उसी के जो है ये फाउंडर है। और जिस मिशन के तहत इनको जो है भेजा गया था, उस मिशन का नाम है न्यू शेफर्ड मिशन, न्यू शेफर्ड 25, या इसका नाम कहीं ऐसे लिखा होगा NS-25 मिशन। बात वही है। न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत ये मिशन भेजा कब गया था? तो 19 मई 2024 को। इस मिशन के तहत अगर जो है पूछा जाए कुल कितने यात्री भेजे गए थे, तो 6 यात्री भेजे गए थे। उन 6 यात्रियों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एड ड्वाइट, जो कि वहां की अमेरिका के पहले अश्वेत व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष की यात्रा जो है की। और अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इस मिशन में एकमात्र भारतीय, क्योंकि ये जितने थे ये सब के सब जो है टूरिस्ट थे, पर्यटक के रूप में गए हुए थे। ब्लू ओरिजिन दुनिया की पहली कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रा में, जिनको घूमने का जो है शौक है, उन्होंने बाजार में नहीं, अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। और पर्यटक के रूप में जो 6 लोग गए थे, उनमें एक भारतीय भी थे और उनका नाम था क्या? गोपी थोटा करके कुछ थे, देख लेना। ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, हाँ थोटा ही या थोटा करके कुछ इनका नाम है, आंध्र प्रदेश के हैं। और उसमें जो है ये पायलट की भूमिका में थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक भारतीय अगर जो है पूछे कि प्रथम जो है पर्यटक भारतीय कौन थे, तो ये प्रथम पर्यटक भारतीय यही थे। प्रथम पर्यटक भारतीय, थोटा पूरा, थोटा थूरा की कूरा, अच्छा कूरा, हाँ कहा सोच करके जो है गोपी चंद्र थोटा पूरा है ना। चलिए गोपी चंद्र थोटा पूरा आंध्र प्रदेश, ये विजयवाड़ा के हैं। और अगर ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं ओवरऑल, लेकिन प्रथम पर्यटक भारतीय कौन है? गोपी चंद्र थोटापुरा है। और पहले व्यक्ति जो थे, अगर जो है पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बोलो 3/4/1984 को गया रहा। राकेश शर्मा हरियाणा के हैं और राकेश शर्मा एयरफोर्स के उस समय व्यक्ति थे और इन्होंने सोयूज, कौन सा सोयूज 11 के माध्यम से ये पहुंचे थे और लगभग 1 सप्ताह बिताए। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। सोवियत संघ की मदद से जो है इनको भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला तो कल्पना चावला। ये कब भेजी गई थी? 2001 में तो कोलंबिया दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी। उसके बाद सुनीता विलियम्स हैं, सुनीता विलियम्स
और ये भी आजकल चर्चा में है, बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंतरिक्ष में जाकर के जो है त्रिशंकु के बाद ये ऐसी व्यक्ति हुई है जो जाकर के वहीं अभी मामला बिगड़ा पड़ा है। सुनीता विलियम्स, उसके बाद कौन सी है? कोई एक और शीर्षा बादला, शीर्षा बादला, शीर्षा बादला 3, एक और है कोई, नाम नहीं याद आ रहा है। अब तक ये 4 लोग जो हैं अंतरिक्ष में जा चुके हैं और उनमें से सबसे पहली कौन जो है? कल्पना चावला। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले अगर पूछे कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो यूरी गागरिन था। और हाँ, यूरी गागरिन ये कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? सोवियत संघ रूस के रहने वाले व्यक्ति थे। और ये गए कब थे? 21 अप्रैल 1961 को। इसीलिए जो है 21 अप्रैल को विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष दिवस इसीलिए मनाया जाता है। लेकिन भारत में अगर जो है पूछा जाए कि जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 23 अगस्त को। क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हम लोगों का चंदुआ जो है पहुंच गया चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 जो है पहुंचा चंद्रमा पर और उसी के खुशी में जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी वहीं की थी। अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया है? अरे किसी ने बताया थे अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। एक बार देख लेना उसको। हाँ, 3 से जो है 10 अक्टूबर का प्रथम सप्ताह को ही जो है अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए। बाकी तो ये सब चीजें आप लोग अंतरिक्ष में भेजा गया जो है पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम किस देश ने भेजा था? रूस ने भेजा था। 1957 में भेजा था। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव जो था वो जो है डॉगी, फीमेल डॉगी, उसका नाम लाइका था। हाँ, रशिया की थी। सब मिटा दिया जाए। पीछे वाले आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? नहीं, चुपचाप आप लोग ऐसे बैठे हो कि जो जा रहा है जाने तो अपना का है। अब भाई हम बोर्ड पर लिख ही सकते हैं ना, और क्या यहाँ से अंतरिक्ष कैसे हम दिखाएंगे? अगला प्रश्न पढ़ो भाई, जल्दी करो। ऑपरेशन सद्भावना। अरे यार, यही सब तुम लोग 1 घंटा कौन सा? अरे प्रश्न का था ऑपरेशन सद्भावना। अच्छा, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ये चलाया गया। त्रिशक्ति कोर के द्वारा। और किस राज्य में चलाया गया था? सिक्किम में जो है चलाया गया। सिक्किम में चलाया गया। और आई थिंक वहां पर जब जो है कुछ समय पहले भयंकर बाढ़ हुई थी, कौन सी झील में जो है की वजह से, तो उसी समय सेना के द्वारा ये राहत कार्य जो है चलाया गया था। तो उसमें एनडीआरएफ भी था, इंडियन आर्मी थी, अपना एयरफोर्स था, सब जो है उसमें इन्वॉल्व रहे। सिक्किम में, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है।
जनसंख्या के आधार पर। सबसे छोटा राज्य है जिसकी राजधानी जो है गंगटोक है, और सिक्किम भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगता है, और किसे लगता है? वेस्ट बंगाल से लगता है। सिक्किम जिसके जो है इस समय मुख्यमंत्री है कौन? प्रेम सिंह तवांग। और पवन चामलिंग कभी यहीं के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड इनके नाम है, 25 साल तक लगातार है। और प्रेम सिंह तवांग हालांकि इस समय है वर्तमान समय में, और यहाँ के गवर्नर कौन है? कोई पुरोहित है, गंगा प्रसाद है। इससे पहले गंगा प्रसाद। एक बार देख लेते हैं, हम याद नहीं आ रहा है। बाकी सिक्किम भारत के जो है कितने पड़ोसी देशों के साथ लगता है? अच्छा, तीन। सिक्किम भारत के 3 पड़ोसी देश के साथ लगता है। किससे? भूटान से, नेपाल से, और उधर जो है चंडाल चाइना से। ये रब कर दिए हम ना। अगला चलो, क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? क्या? हाँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कुछ समय पहले तक गंगा प्रसाद थे, लेकिन चेंज हुए हैं, सही है, क्योंकि अब 5-6 राज्यपालों को एक ही दिन इधर से उधर कर दिया गया। अब ये लोग इधर से जाके उधर ज्वाइन कर लेते हैं। इन लोगों को क्या पता कि हम लोगों को कितना टेंशन लेना पड़ता है। क्या बता रहे हैं उसमें, जल्दी बोले। कौन सा? अच्छा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया था? 52 में किया गया। इसमें कुछ बताया था अभी कि कुछ नहीं? अच्छा, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, बताया गया होगा। और आर्टिकल 53 में जो है इस बात का उल्लेख किया गया कि संघीय कार्यपालिका, पिछले क्लास में बताया था कि संघीय कार्यपालिका क्या है और उसमें किसको किसको इंक्लूड किया जाता है। संघीय कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां सब की सब जो है किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति उसका जो है उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या नहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ऐसा लिखा गया। राष्ट्रपति का पद कुछ समय तक तो भारत में सर्वशक्तिमान रहा था, लेकिन बाद के दिनों में जो है राष्ट्रपति को सर्वशक्ति संपन्न शक्तिहीन व्यक्ति बना दिया गया। नाम मात्र की जो है बस उसको अधिकारिता जो है रखी गई। आर्टिकल 53 में जो प्रावधान किए गए थे उसको और एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 74 में, और कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वयं किया जाएगा, जिसका प्रमुख जो है कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का गठन जो है राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन हकीकत में जो ये है वो सबको पता है, प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा वही राष्ट्रपति। यानी जो संविधान में लिखा है वो हकीकत में दिखा नहीं है, और जो हकीकत में दिखा है वो संविधान में कहीं लिखा नहीं है। तो हम लोगों का संविधान निराला है, इसीलिए तो भारत के संविधान को किसी ने अंधा कानून कहा। किसने कहा था?
किसी कहे न कहे, इस बात का खंडन आपके जो है अभी चीफ जस्टिस महोदय ने किया कि नहीं, भारत का कानून अंधा नहीं है। जिस दिन जो है न्याय की देवी के आंखों से पट्टी हटाई गई, उसी दिन तलवार की जगह उनको जो है कहा गया कि तलवार की छोड़ दा, अब है संविधान पकड़ ला। तो उसी दिन उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ महोदय ने कहा था कि भारत का कानून अब अंधा नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम जो है आजकल देखने में आ रहा है, उसको देख करके लग रहा है कि जिसने भी कहा होगा वो सही कहा होगा। जैसे आजकल खूब मीडिया में छाया हुआ है अतुल सुभाष हत्याकांड, है ना। भारत में बनाया गया जो है कानून, उसके आड़ में कुछ लोग अपने जो है नापाक इरादों को हमेशा से अंजाम देते रहे। कभी जो है एक भारत का विधि आयोग जिसने कहा कि भारत के कानून ऐसे बनाए जाए कि किसी के लिए रक्षक हो लेकिन किसी के लिए वो भक्षक न हो। लेकिन आज भी जो है ये भारत के संविधान में ये व्यवस्था कह लीजिए चाहे दुर्व्यवस्था है कि यहाँ बनाए गए कानून कुछ लोगों के लिए रक्षक हैं, तो कुछ लोग उसका जो है इस्तेमाल गलत तरीके से जो है करते हैं। और कानून बहुत लोगों के लिए तो धन कमाने का धंधा है। जेनिफर आइक्स ने जो है कहा था कि भारत का संविधान वकीलों और न्यायाधीशों का स्वर्ग है। तो सिर्फ न्यायाधीशों और वकीलों का ही स्वर्ग नहीं, उन सभी लोगों के लिए जो है स्वर्ग है जिनके लिए जो है पैसा ही सब कुछ है। हालांकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कीमत नहीं गिरती है। बहरहाल आप लोग जो है लिखें, आर्टिकल 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की शक्तियां, बेचारा मत लिखना, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट पॉइंट से आर्टिकल 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति के सहायता और सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका गठन स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जिसका गठन स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जिसका गठन स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लिख लेना, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री।
नोट कर लिया गया। तो भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति को जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, लेकिन उसको मानने न मानने के लिए राष्ट्रपति पूरी तरीके से क्या था, स्वतंत्र था। लेकिन ये स्वतंत्रता बहुत दिन रह नहीं पाई और जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को, उसी दरमियान देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने मिनी संविधान संशोधन कराया और जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी जिनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए प्रदान की गई थी, मंत्रिपरिषद ने या कह लो कि संसद ने उस पर जो है क्या कर दिया, अंकुश लगा दिया, रोक लगा दिया। हालांकि बाद में 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो इन्होंने इसमें संशोधन किया और कहा कि नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। और आर्टिकल 111 के तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा पास किए, संसद के द्वारा पास किए गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन अगर जो है संसद उसको पुनः पास करके और फिर राष्ट्रपति के पास जो है भेजती है, तब जो है राष्ट्रपति को उस पर अपना सिग्नेचर करना। तो राष्ट्रपति को अब हम लोगों ने सिर्फ इसलिए जो है बना कर रखा है कि वो जो है राष्ट्रपति भवन में चुपचाप बैठे रहें और 390 कमरों की मकान है राष्ट्रपति भवन, उसमें रोज काउंट करते रहें कि कितने कमरे हैं। ये सब लिखना नहीं है, बस यूं लिख लो, ये याद रहेगा कि लिखना पड़ेगा। हाँ, भूल जानते हैं बहुत लिखवा लिखो। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो लोग जानते होंगे बस सुनते रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा। यानी हम लोगों के देश में राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में ऐसे दादा हो जिनके नाम से पेंशन आती हो हर महीने, लेकिन उनको नहीं पता हो कि उसका एटीएम कौन लिया है। तो संवैधानिक रूप से वो पैसा दादा के नाम आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल डबल हुआ कर रहा है। तो अपने राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियां, लेकिन उसका इस्तेमाल राष्ट्रपति स्वयं सीधे तौर पर न करके मंत्रिपरिषद करती है। अगले पंक्ति से लिखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत (1978) 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। वापस कर सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव को पुनः पास करती है तो मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव को पुनः पास करती है तो मंत्रिपरिषद उस प्रस्ताव को पुनः पास करती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति अप्रूवल देना अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य हो जाता है। और ये व्यवस्था जो है दी गई है किस आर्टिकल के तहत? 111 के तहत। वीटो पावर पढ़ाऊंगा आगे, राष्ट्रपति की शक्तियां, तो वहां उसको आप लोगों से बताया जाएगा। आप सबको जो है बताया था कि हमारी संसद किससे मिल करके जो है बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। और जब कोई भी विधेयक पहली बार जो है सदन में लाया जाता है, या तो उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और नहीं तो कहां पर? राज्यसभा में। और यहाँ दोनों जगह से पास होने के बाद तब जो है उस पर प्रेसिडेंट का जो है यानी राष्ट्रपति का अप्रूवल होता है, या कह लो कि उसका सिग्नेचर हो गया, तो उस दिन से वो क्या बन गया? कानून बन जाता है। तो वो कानून बन जाता है। राष्ट्रपति महोदय इनके अलावा भी और सारी जो है इनके पास पावर होती है। आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, उससे पहले जो है जानेंगे कि जिसको राष्ट्रपति जो है बनाया जाएगा उसका चुनाव कौन करेगा, जो उसका उल्लेख किसमें किया गया। राष्ट्रपति जिसको बनाया जाएगा उसमें उसके अंदर कौन कौन सी जो है क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो पढ़ा लिखा छोड़ करके, समझ गए ना? क्योंकि हम लोगों के संविधान को लिखा है सबसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। भारत का संविधान लिखा गया जिसमें एक से एक बैरिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर जो है क्या ही बताया जाए, एक से एक कानूनविद थे। लेकिन सबसे अधिक जो है प्रावधान किया गया वो अनपढ़ गवार लोगों के लिए जो है किया गया। और जिसका अब जो है, उस समय तो ऐसे कह लो कि सिचुएशन थी, लेकिन अब उसका जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसका यूज नहीं, अब उसका जो है मिसयूज किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि समय के साथ बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदल पाया। हम लोगों के देश में सफाई कर्मी बनने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन अनपढ़ गवार आदमी भी भारत में शिक्षा मंत्री बन सकता है, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में समानता का प्रावधान किया गया है। आपके खिलाफ अगर जो है FIR हो गया तो आप पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ जो है हत्या, मर्डर, अपहरण जैसी जो है शानदार जो है धाराएं लगी है। आप जो है कानून का जो है दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ करके और कानून मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में समानता का प्रावधान है आर्टिकल 14 में। तो 44 में लिख दिला। हाँ,
तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58, हाँ वही होता है 58 को 58 कहते हैं भोजपुरी में। आर्टिकल 58 जो लोग अभी पहली बार राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो वो प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है किसमें किया गया है। हाँ, उनको इतना अगर जो है जब पता हो जाए तो फिर उसकी योग्यता का उल्लेख कहाँ किया गया है। जी हाँ, 58 में उसकी जो है कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, ये किसमें किया गया है। जी, तो जब कभी भी जो है ये नोट्स को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले ये प्रमुख पदाधिकारी जो है जैसे प्रधानमंत्री, आपका जो है राष्ट्रपति, जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका जो है सीएजी, महान्यायवादी, एक एक करके सब पढ़ाए जाएंगे। तो पहले इतना बस जाने कि ये जो है किस आर्टिकल में है। जब इनको जान जाए तब जो है उससे संबंधित दूसरे आर्टिकल को जो है पढ़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। क्योंकि अगर जो है सपोज करो कि आपको ये पता है कि आर्टिकल 52 जो है किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से जो है संबंधित है, लेकिन अगर जो है प्रश्न में आपसे कभी आर्टिकल 53 के संदर्भ में जो है पूछा जाता है और आपको बस इतना पता है कि नहीं 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है, तो अगला जो है इतना कम से कम आइडिया तो लगा ही लेगा कि जो है ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित होगा, राष्ट्रपति से जो है संबंधित होगा। या आगे के भी जो है आर्टिकल क्या लिखे हैं। जी हाँ, योग्यता, पहला योग्यता, जी हाँ, जन्म से भारत के नागरिक हों। जन्म से भारत के नागरिक। सेकंड पॉइंट, न्यूनतम आयु कितना, 35 वर्ष। अधिकतम आयु, हाँ बस सांस चलती हो तब भी चलेगा ना। अधिकतम आयु में सांस न लिखना, लिख लेना, कोई सीमा नहीं। शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, तो सबको बताने की जरूरत है कि किसी भी जो है शैक्षिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें कोई उल्लेख नहीं है। यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। शैक्षिक योग्यता कोई उल्लेख नहीं। जब कभी भी जो है ये देश का संविधान लिखा गया तो देश के जो है संविधान निर्माताओं ने, कभी देश के पहले कानून मंत्री रहे थे अंबेडकर जी, जिन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारत में आम नागरिक को भी राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का जो है अवसर प्रदान करता है। तो उन दिनों जो है ये व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको 20 प्रस्तावक सांसद होने चाहिए और 20 जो है अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बदल दिया गया 97 में, और अब जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ने वाले व्यक्ति उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए, यानी हाफ सेंचुरी, और जो है उतना ही जो है अनुमोदक होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति को 50 सांसद अगर जो है प्रस्तावक मिले, जिस व्यक्ति को 50 सांसद जो है अनुमोदक मिले, अभी वो आम ही नागरिक है, वो खास कब होगा। तो जी हाँ, तो वही संसद में जिसके पास जो है सबसे अधिक बहुमत, यानी समझ लो कि जो है जिसकी सरकार होती है, अमूमन हमेशा जो है राष्ट्रपति उसी का होता है, क्योंकि उसके पास बहुमत होती है। लिखेंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक,
वहीं उसी में लिखते चले जाए, कौन सा याद रखना है। प्रस्तावक कितने? 50। अनुमोदक 50। अनुमोदक 50। ब्रैकेट में वही लिख लेना, बिफोर 1997, 1997 से पहले ये संख्या कितनी थी? 20। उन्नीस सौ सत्तानवे से पहले, जी हाँ, 20। नोट कर लिया गया। तो जिस व्यक्ति के पास जो है 50 सांसद प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक मिल जाए और उसके नाम का प्रस्ताव जो है रखा जाए, तो फिर वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो जाता है। जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है उसके लिए जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी मनी या जमानत राशि कितनी है? 15,000। मूल संविधान में ये कितना था? मूल संविधान में सिर्फ 2500 था। मूल संविधान में कितना था जी? 2500। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, अगर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न्यूनतम कोटा, जो लोग जानते होंगे सुनते रहे, यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न्यूनतम कोटा, और न्यूनतम कोटा कितना होता है? न्यूनतम कोटा कुल मतों, कुल मत लिख लो, कुल मत मतलब वोट का आधा प्लस 1, यही न्यूनतम वोटर कोटा, या कह लो कि इसी को 50% प्लस कितना 1। न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त करता है या कुल वैध मतों का 6% प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। एक मिनट रुकना नालायकों। कह रहे थे कि उसी की वो कौआ ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अरे शांत रहो, पता चल गया है। नीचे लिखो, जहां न्यूनतम कोटा लिखे हो ना, न्यूनतम कोटा तो जो है वो विजयी होने के लिए होता है। क्या लिखे हो? वैध मतों का 1/6। हाँ, इसको कभी कभी हो जाता है हमको भी संगत का असर। वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता है तो
जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और किसके पास भेज दी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास राष्ट्रपति और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन कौन करता है? चुनाव आयोग। आयोजक इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। लिख लिया गया। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, उन योग्यताओं में सबसे ज्यादा आप लोगों से जो नॉर्मल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष जो है, इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी जो है आगल पागल दिवालिया सन की ये सब चीजें जो है न हो, ये तो हर कोई जो है जानता है। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है वो कोई लाभ का पद धारण न करता हो। भारत में लाभ का पद जो है हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा। अब क्या गजब है, हम लोगों के नियम के अनुसार जो एक सफाई कर्मी है, एक पियोन है, वो लाभ का पद है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लाभ का पद नहीं है। यानी जहां सबसे अधिक लाभ है वो लाभ का पद नहीं है, और जहां लाभ है ही नहीं वही लाभ का पद है। और एक लाइन में समझ लीजिए कि जितने भी जो है आप गवर्नमेंट जॉब में जो भी एम्प्लॉई जो है वो सब का सब जो है क्या है? लाभ का पद है। और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो अब चाहे आप कुछ भी हैं वो लाभ के पद पर नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लाभ का पद धारण, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको जो है राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। याद रहेगा। अब जो ये सारी जो है बढ़िया बढ़िया जो है योग्यताएं हो गई। अब राष्ट्रपति पद का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देगा, फिर अपने कमलवत शब्दों में लिखो। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट ऑफ प्रेसिडेंट। और इस निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 54 में किया गया है। निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कोई बोले? नालायकों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? तो निर्वाचित सांसद, तो उसमें कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। निर्वाचित विधायक, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक। अगर दिक्कत होगी तो लिख लेंगे निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित नहीं है, निर्वाचित है। निर्वाचित विधायक या विधानसभा सदस्य।
तो विधायक कितने? तो सभी 28 स्टेट, भारत में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट। इनके जो है सदस्य प्लस जम्मू कश्मीर, दिल्ली और कौन सा? पुडुचेरी। क्योंकि यही 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कि विधानसभा सीट। जी हाँ, विधानसभा है और वहां पर विधानसभा है तो विधानसभा सदस्य भी होंगे। यानी एक लाइन में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो कहेंगे कि निर्वाचित सांसद विधायक या निर्वाचित एमपी एमएलए। चलो जल्दी रहे, नीचे जल्दी से फट से नोट करके लिखो। ये लिख लिए है ना? ये जम्मू कश्मीर लिखे हैं, ये दिल्ली लिखे हैं और ये पुडुचेरी लिखे हैं। ये 18 स्टेट लिखे हैं। चलो थैंक्स गॉड, कम से कम इतना तो जानते हो। 28 स्टेट यानी 28 राज्य हैं। गुरुजी आ गए हैं ना? बस ये गुरुजी जा रहे हैं, बस जल्दी से नीचे नोट करके लिख लें। 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को ऐसे लिखो, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को या विधायकों को, बातें कही है, दिल्ली या पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया, ठीक है ना? तो आज बस इतना ही सम्मिलित किया गया, शेष अगले दिन सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसको देना चाहिए।